हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपको जेनरिक में भी पूछा जा सकता है, आपको ऑनर्स में भी पूछा जा सकता है, सोशोलॉजी में। तो चलिए बिना देर किए जो है आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जनरीतियों को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। साथियों जो है जेनरिक पेपर सोशोलॉजी का इससे पहले हमने 4 प्रश्न और अपलोड कर दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इस आंसर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साथियों आपको परिचय देना है। जनरीति शब्द का प्रयोग जो है पहली बार अमेरिका के जो प्रोफेसर थे सुमनेर, उन्होंने 1906 में अपनी पुस्तक फोकवेज में किया था। उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, फोकवेज इसका नाम था। इस प्रकार से जो है जनरीति अंग्रेजी का फोकवेज का हिंदी अनुवाद है ना। जनरीति क्या है तो अंग्रेजी शब्द है फोकवेज का, और इसी को अनुवाद करके जो है जनरीति बना दिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है तो जन, लोग या जनता। जबकि रीतियाँ का अर्थ होता है समाज में किसी भी कार्य को करने के तरीके को कहा जाता है। यानी कि साथियों जनरीतियों का अर्थ क्या होता है तो जनरीतियों का अर्थ होता है प्रथा या प्रचलन। यानी जिस प्रकार से समाज में कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, उन्हीं के तरीकों को हम क्या कहेंगे, जनरीतियाँ कहेंगे। जैसे कि खाना खाना, पीना, सोना, किसी को विदाई करना, तो ये सभी जो कार्य समाज में होता है और उनका जो हम प्रयोग करते हैं उसी को बेसिकली जनरीतियाँ कहा जाता है। अगर साहित्यिक दृष्टि से जनरीतियों के बारे में कहें तो इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे हम लोग जो है जनरीतियाँ कहते हैं। साहित्यिक दृष्टि से जो है जनरीतियों का अर्थ यह बताया गया है कि समाज में जो है जितने भी लोग होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, सभी की कोई ना कोई इच्छा होता है और उन इच्छा और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई तरीका को अपनाता है। तो जो तरीका को अपनाता है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन्हें ही जो है जनरीति बेसिकली कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति और विचार भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक समाज के जनरीति भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। एक प्रकार के जो है व्यक्तियों को, व्यवहारों को जनरीति कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक समाज की जो है संस्कृति अलग अलग होती है। अब किसी भी समाज या समूह में जाते हो तो वहाँ की रीति रिवाज अलग अलग देखते हो, है ना। तो इसका कारण यही है कि उनका भौगोलिक क्षेत्र अलग है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो जनरीति होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। यानी कि जनजातियों में विवाह करने का कोई एक तरीका है और वही तरीका जो है पहले बहुत पुराने समय में था और आज भी वही तरीका है, तो उसे हम लोग जनरीति कहेंगे। बेसिकली इसमें यह भी कहा गया है कि जनरीति व्यक्तियों के व्यवहारों को कहा जाता है ना। व्यक्ति जिस प्रकार से समाज में एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है, जो तरीकों को अपनाता है, उसे जनरीति कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक समाज में खाना खाने, स्वागत करने, विदाई करने, वेशभूषा और संस्कार भिन्न भिन्न हो सकती है ना। जब हम प्रत्येक समाज को देखते हैं तो वहाँ पर जो है विवाह करने, स्वागत करने और वेशभूषा जो है अलग अलग होती है ना। जैसे कि हम विदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का जो है कल्चर अलग है सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए। तो वही कहा गया है कि परंपरागत रूप से चलती आ रही है। हालांकि समाज में परिवर्तन के साथ व्यवहारों में कुछ बदलाव अवश्य हुआ है, लेकिन यदि हम सभी व्यवहार व्यक्तियों के साथ ना किया जाए तो उन्हें समाज में कहा जाता है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। यानी कि साथियों इसमें यह कहा गया है कि जो जनरीतियाँ होती है वो परंपरागत रूप से चलती आती है और वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। अगर समाज में हम लोगों के साथ उस प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज के लोग जो है हमें बेहतर इंसान नहीं मानेगा। जैसे कि समाज में यह कहा गया है कि छोटे को बड़े का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम छोटे बड़े का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो समाज में हमें बेहतर इंसान नहीं माना जाएगा, है ना। उन्हें कानूनी रूप से तो दंडित नहीं किया जा सकता है, पर सामूहिक रूप से उनका तिरस्कार और अपमान का सामना अवश्य करना पड़ता है। यानी कि अब समाज में जो रीति रिवाजें हैं अगर आप उसको नहीं मानते हो तो आपको भले दंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ आपको समाज में ज़रूर अपमान होना पड़ेगा, अपमानित किया जा सकता है ना। इसमें यह भी कहा गया है कि जो शारीरिक दंड होता है ना उससे कहीं बढ़ के मानसिक दंड होता है। इस प्रकार से किसी भी बच्चा को जब समाज में वह पैदा होता है
तो उन्हें आरंभिक जीवन से अपने समाज या समूह के सांस्कृतिक तरीकों को सिखाया जाता है। सांस्कृतिक मतलब वहाँ के जनरीतियों को सिखाया जाता है, ताकि बड़े होकर वह समाज में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। अगर दूसरा उदाहरण देखें साथियों, तो है कि अगर हम मैच खेलते हैं, कोई भी मैच हो गया, मान लो क्रिकेट का मैच खेलते हैं, तो मैच खेलने के बाद जो है चाहे टीम हारे या जीते, वहाँ पर एक खिलाड़ी दूसरे से हाथ मिलाता है ना। तो यह एक प्रथा है जो करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जो है मानव इन प्रथाओं का पालन इसलिए करता है ताकि जो है उनको कानूनी रूप से दंडित ना किया जाए, है ना। उसके बाद साथियों जनरीति की परिभाषा आपको देना है। सभी विद्वानों ने जो है जनरीति को अलग अलग विचारों के द्वारा बताया है कि जनरीति ये है, जनरीति वो है। तो हम कुछ विद्वानों को यहाँ पर लेंगे और सभी का विचार जानेंगे कि जनरीति क्या होता है। पहला जो है वो है सुमनेर के अनुसार यह निष्कर्ष दिया है कि जनरीति का संबंध जो है परिस्थितियों के समय अच्छे व्यवहार करने से है ना। यानी कि बेसिकली इन्होंने यह बताया है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जब लोग जो है बुरी तरह से फंस गया हो, तो ऐसे स्थिति में हम अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम उसे जो है क्या कह सकते हैं, उसे जनरीति कह सकते हैं। दूसरा जो विद्वान है वो है ग्रीन। तो ग्रीन के शब्दों में जनरीतियों का तात्पर्य व्यवहार के उन तरीकों से है जो समाज अथवा समूह में समान रूप से पाए जाते हैं तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह परिभाषा इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि कुछ विशेष जनरीति एक लंबी अवधि तक संस्कृति का क्यों और किस प्रकार से बनी रहती है। ग्रीन ने यह कहा है साथियों कि जो जनरीतियाँ होती है वह किसी भी समाज या समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। यानी कि जो पुराने ज़माने में कोई संस्कृति हुआ करती थी, अभी भी वह संस्कृति जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि भारत का जो कल्चर है पुराने ज़माने या प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, और वही कल्चर के कारण आज भारत इतने अधिक प्रसिद्ध है ना। तो वही कहा गया है कि कुछ ऐसी जनरीतियाँ होती है जो परंपरागत रूप से चलती रहती है ना, और वह जो है संस्कृति का अंग बना हुआ रहता है। तीसरा जो विचारक हैं या विद्वान हैं साथियों वो है गिलिन, और गिलिन के अनुसार जनरीतियाँ कार्य करने के वे विधियाँ हैं जो समाज या समूह में समान रूप में पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। यानी कि गिलिन और गिलिन ने बताया कि जनरीतियाँ जो है कार्य करने के वे तरीके होते हैं जो किसी भी समाज या समूह में जो है समान रूप से पाया जाता है ना। उसके बाद साथियों हम जो है जनरीतियों के विशेषताओं के बारे में जानने वाले हैं। जनरीतियों के अनेक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। तो कुछ बिंदुओं द्वारा जो है हम जनरीतियों के विशेषताओं को समझ सकते हैं। जैसे कि जनरीतियाँ आलिखित और परंपरागत होती है। आलिखित क्या होता है? जिसका कोई साक्ष्य ना हो, जो लिखा हुआ ना हो। परंपरागत क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो। तो यहाँ पर उसी प्रकार से बताया गया है कि अधिकांश जनरीतियाँ ना तो लिखित होती है और ना ही पुस्तकों में इसके बारे में अधिक जानकारी दिया होता है, बल्कि जनरीतियाँ जो होती है वह अलिखित होती है, परंतु परंपरागत और मौखिक रूप से जो है लोग इन्हें आसानी से सीख जाते हैं। यानी कि समाज में जो कल्चर है उनको जो है पढ़ाया नहीं जाता है। विवाह करने का क्या तरीका है वो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं बच्चे, वह खुद ब खुद समाज में जो रीति रिवाजें हैं वो सीख जाता है ना। जनरीतियाँ मुख्य रूप से किसी भी कार्य करने के तरीका होता है, जैसे कि खाना खाने, सोने, बैठने, आशीर्वाद देने। यह तरीका लोग परंपरा के अनुसार आसानी से सीख जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यही रीति रिवाज चलता रहता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी यह रीति रिवाज चलता रहता है, जिसके कारण जो है बहुत लंबे समय तक यह संस्कृति का अंग बना हुआ रहता है। दूसरा जो आपको पॉइंट बनाना है साथियों उसमें है समूह में कल्याण की भावना होना। जनरीतियाँ में व्यवस्था एवं समूह कल्याण की भावना निहित होती है। कोई भी समूह जो होता है साथियों वह किस लिए बनाया जाता है? ताकि समूह का कल्याण हो सके, है ना। तो जितने भी समूह होता है उनमें एक ही भावना होता है, कल्याण की भावना। तो यही कहा गया है कि जनरीतियाँ में जो है समूह कल्याण की भावना निहित होती है। यानी कि लोग किसी भी कार्य को तभी करते हैं जब उनसे उनके उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, तभी उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। अन्यथा समूह के लोग वैसे तरीके को अपनाते हैं जिससे उनके उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हो। यानी कि कोई भी अगर समूह बनता है तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और अगर उस समूह में जो शामिल लोग हैं
किसी भी कार्य को जब करते हैं तो वही तरीके को अपनाते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताएं, उनके इच्छाएं और उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट बनाना है वो है मान्यता प्राप्त विधियाँ। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार जनरीतियाँ नहीं होता है, यानी कि मनुष्य जो व्यवहार करता है वह प्रत्येक व्यवहार को जनरीतियाँ नहीं माना जाता है, यानी कल्चर नहीं माना जा सकता है ना, बल्कि मान्यता प्राप्त जनरीति व्यवहार के उस तरीके को माना जाता है जो समाज में स्वीकृत है। यानी कि जनरीतियाँ उसे माना जाएगा जो समाज में जो है स्वीकृत है, यानी कि लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है। जैसे कि आशीर्वाद देने का जो तरीका है वो लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि इसी तरह से आशीर्वाद दिया जाता है ना। तो जब हम जो है जनरीतियाँ या व्यवहारों में समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं तो वही जनरीति के रूप में मान्यता मिल जाती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि सभी व्यवहार जो है जनरीतियाँ नहीं होती है। मानव जितने भी प्रकार के व्यवहार करते हैं वह सभी जनरीतियाँ नहीं हो सकती है, बल्कि वही व्यवहार को जनरीतियाँ कहा जाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हो, है ना। उसके बाद साथियों जो चौथा प्रश्न है वो है सांस्कृतिक रूप से जनरीतियाँ भिन्न भिन्न होती है। तो ये जो है आसानी से हो सकता है। कैसे? सांस्कृतिक रूप से जनरीतियाँ भिन्न भिन्न इसलिए होती है क्योंकि अगर हम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो जहाँ की भौगोलिक क्षेत्र जिस प्रकार से होगा वहाँ पर उस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगा, है ना। तो वही कहा गया है इसमें कि एक समाज के जनरीतियाँ अक्सर दूसरे समाज के जनरीतियाँ से भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र का अलग अलग होना माना जाता है, यानी कि जहाँ की संस्कृति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से वहाँ का जनरीति होगा। जहाँ की संस्कृति जैसी है वहाँ के लोगों द्वारा वैसे ही जनरीतियों को व्यवहार का आशा किया जाता है। साथियों इसमें यह बात जरूर कहा गया है कि जहाँ की जो है मानव का व्यवहार जिस प्रकार से होता है वहाँ की जो है जनरीतियाँ उसी प्रकार से होती है। भारत की जो कल्चर है उनकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो है भारत के जो है जनरीति यानी कल्चर से काफ़ी प्रभावित है। जो भी यहाँ पर आता है तो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। भारत की ये कल्चर है ना। अगर हम कोई अन्य देश जाएं जैसे चीन या कोई और वगैरह देश तो वहाँ की कल्चर उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनकी कल्चर अच्छी नहीं, फिर भी भारत की तुलना में उनकी कल्चर उतना बेहतर नहीं है ना। तो यही कहा गया है कि सभी समाज में जो है जनरीतियाँ अलग अलग है। इसका कारण क्या है? तो सांस्कृतिक का अलग होना है। प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक विशेषता एक दूसरे से कुछ भिन्नता होती है जिसके कारण ही जनरीतियों का व्यवहार भिन्न भिन्न देखा जाता है। किसी एक सांस्कृतिक में जिस व्यवहार को सामान्य माना जाता है वही दूसरे समाज की संस्कृति के अनुसार एक महत्वपूर्ण जनरीति के रूप में माना जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर कोई भी समाज में किसी भी जनरीति को सामान्य माना जाता है तो वही जनरीति जो है कोई दूसरे समाज में उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से समाज में कुछ जनरीतियों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और कुछ को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। जनरीतियाँ हमारे स्वभाव में इस तरह रच बस जाते हैं कि हम अनजाने में ही उनका पालन करते हैं। यह बात जो है सही है साथियों। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वह हमारे अंदर इस तरह से रच बस जाती है कि हम ना चाहते हुए भी उनका पालन करते हैं, है ना। पांचवा पॉइंट आपको बनाना है व्यवहार के सामान्य नियम। जनरीतियाँ व्यवहार के सामान्य नियमों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि व्यवहार के जिन छोटे छोटे नियमों को कोई भी समूह महत्वपूर्ण समझता है उन्हीं को जनरीतियाँ कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जनरीतियाँ क्या होता है। जनरीतियाँ जो है मानो के कोई भी व्यवहार हो, है ना, कोई भी व्यवहार जिनको कोई भी समूह महत्वपूर्ण समझता है तो वही जनरीति के रूप में बन जाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य दिन में कम से कम 2 बार भोजन करता है ना। सुबह दांत साफ करता है, स्नान करता है, हाथ धोकर ही भोजन करता है, स्वच्छ कपड़े पहनता है, नर्म पूर्वक बात करता है, खुशी के समय खुश रहता है और शोक के समय उदास रहता है। तो ये सभी क्या है साथियों? तो ये सभी जनरीतियाँ ही है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने का तरीका को जनरीतियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जनरीतियाँ क्या होता है, जिसका पालन जो है करने का हर व्यक्ति से आशा किया जाता है कि जो किसी भी समाज या समूह के लिए जनरीतियाँ बनाया गया है उनका वह पालन करे। किसी भी जनरीति को किसी भी समाज में व्यक्तियों द्वारा पालन करवाने का पूरा प्रयास किया जाता है। उसके बाद है साथियों छठा कि निरंतर तथा अस्थायी रूप से पालन करना। निरंतर मतलब लगातार होता है और अस्थायी मतलब होता है
परमानेंट है ना। व्यवहार का कोई भी तरीका एक बार जनरीति के रूप में समाज में स्वीकृत हो जाता है तो वह बहुत लंबे समय तक सामूहिक जीवन को प्रभावित करता रहता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि मानव के कोई व्यवहार अगर एक बार समाज द्वारा स्वीकार कर लिया तो बहुत लंबे समय तक वह जो है सामूहिक जीवन को प्रभावित करेगा। जैसे कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपनी जनरीति का पालन करे और आने वाले पीढ़ियों को जनरीति का पालन करवाने के लिए कुछ सीख दे। इस प्रकार से जनरीतियों का पालन एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहता है और जनरीतियाँ मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यानी कि समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, यानी कि समाज में कुछ ऐसी जनरीतियाँ हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे कि जनजातियों में जो है देखा गया कि वह जब जंगलों में रहते थे तो गरज मलक होता था, जब बारिशें होती थी तो वह काफ़ी डर जाता था कि ऐसा क्यों होता है। वह इसलिए भी डरता था कि अगर हमने प्रकृति का पूजा नहीं किया है तो जो भगवान है, जो ईश्वर है, वह हमसे नाराज़ होकर इस प्रकार की जो है प्रतिक्रियाएं दिखा रही है ना। तो इसी प्रकार से कुछ जनरीतियाँ जो है मानव के व्यवहार को नियंत्रण करता है और समाज के सभी सदस्यों के व्यवहार में एकता की भावना पैदा करता है। उसके बाद 7वां पॉइंट आपको बनाना है, वो है अनुकूलन का गुण स्थापित करना। जनरीतियाँ मनुष्य के लिए उपयोगी है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति सामाजिक मूल्यों परिवेशों के प्रति अपना अनुकूलता स्थापित करती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि किसी भी समाज में जो है जनरीतियाँ अनुकूल होती है। उस समाज के अगर अनुकूल नहीं होगा तो उन जनरीतियों को उस समाज में चलने ही नहीं दिया जाएगा। मान लो किसी भी समाज में कोई ऐसी संस्कृति है जो लोगों के लिए बेहतर नहीं है तो क्या वो संस्कृति चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही कहा गया है, जो किसी भी समाज में जनरीतियाँ लागू होती है वह समाज के अनुसार ही होता है, वह समाज के अनुकूल ही होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो नगर और गांव के स्थानीय विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। यही कारण है कि नगर में कोई भी व्यक्ति से यह आशा किया जाता है कि वह खाने, सोने और दफ्तर जाने के लिए अलग अलग वेशभूषा रखे। यानी कि हम नगर की बात करें तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है। बेसिकली यहाँ पर देखा गया कि जो शहर में है उनको खाना खाने, कहीं पर घूमने जाना हो, यानी कि दफ्तर जाना हो या कार्य करने के लिए जाना हो, तो ऐसे स्थिति में जो अलग अलग कपड़ों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग वस्त्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही हम देखें गाँवों में तो गाँव में प्रत्येक व्यक्ति जो है एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति ही कम संसाधन के कारण अधिक कपड़ों का उपयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि जनरीतियाँ अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है लोग आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं होते हैं, जिसके कारण हर वक्त जो है एक ही वस्त्र को पहनते हैं। जैसे कि वह घर से बाजार जाते हैं, यानी मार्केट जाते हैं, या किसी और स्थान पर घूमने जाते हैं तो वह जो है एक ही प्रकार के वस्त्र को पहनते हैं। उसके बाद जो है साथियों हम लोग अंतिम पॉइंट इसका देखते हैं, और वो है जनरीतियों में विविधता होती है। विविधता मतलब भिन्नता। समाज के विभिन्न समूहों में जनरीतियों में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि जन्म, विवाह, मृत्यु, वेशभूषा, रिश्तेदारी व्यवस्था आदि से संबंधित जनरीतियाँ भी विभिन्न समूह में भिन्न भिन्न होती है। साथियों आप इस चीज़ को देखे होंगे कि प्रत्येक समाज या समूह में जो है विवाह करने का जो तरीका है वो अलग है। अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उनका अंतिम संस्कार भी अलग तरीके से किया जाता है ना। रिश्तेदारी व्यवस्था है तो वह भी जो है अलग तरीके से होता है। इसमें यही बताया गया साथियों कि जो है प्रत्येक समाज का अलग अलग रीतियाँ होती है, यानी जनरीतियाँ होती है। उसके बाद जो है आपको लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़रूरी है ना। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनरीतियाँ किसी भी समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसके अभाव में समाज के किसी भी समूह को अच्छे ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। जनरीतियाँ एक प्रकार से व्यवहार या तरीका होता है किसी भी कार्य करने का, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लिख पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।